अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ना बच्चों, आज हम लोग हमारा एक और नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। इन्वायरमेंटल इश्यू से रिलेटेड आखिरी टॉपिक है। और ये आखिरी टॉपिक क्या है कि हमने कहा कि इन्वायरमेंट में या हमारे माहौल में जो ये सारी पेचीदगियाँ हैं या ये जो प्रॉब्लम है, जो मसाइल है, उसका हल क्या है और उसके रीजंस क्या है। तो हमने एक हवाई वाला देखे, फिर उसके बाद आबी वाला देखे, फिर उसके बाद सॉलिड वेस्ट वाला देखे। इनकी वजह से किस तरह से माहौल में प्रॉब्लम्स आई है, इश्यूज जनरेट हुए, मसाइल क्रिएट हुए। नाउ अब हम बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसे मसाइल भी है जहां पर वसाइल का यानी हमारे पास अवेलेबल जो रिसोर्सेस था उसका इम्प्रॉपर मैनेजमेंट होने के या उसका बेजा इस्तेमाल होने की वजह से उसमें डिक्लाइन हुआ है, उसके अंदर डिग्रेडेशन हुआ, उसमें कमी हुई है। नाउ अब हम उसकी बात कर रहे हैं तो वसाइल के बेजा इस्तेमाल की वजह से तनज़्ज़ुली तनज़्ज़ुली का मतलब ये होता है उसका खत्म होना, डिग्रेड होना, उन चीजों में कमी वाक़ होना, उसकी हम बात कर रहे हैं ना। कुदरती वसाइल का डिग्रेडेशन सिर्फ क्या होता है, तो ये आलूदगरों की वजह से ही नहीं होता, यानी पोल्यूटेंट की वजह से ही नहीं होता है बस। यानी हमने अभी तक कहा कि हमारे पास जितने भी मसाइल है और पोल्यूशन का जो रीजन है वो पोल्यूटेंट है, आलूदगी का जो रीजन है वो आलूदगर है। लेकिन यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि कुदरती वसाइल जो खराब हो रहे हैं, डिग्रेड हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, उसका रीजन सिर्फ पोल्यूटेंट नहीं है बल्कि उस वसाइल का बेजा इस्तेमाल भी है। यानी हम सिर्फ पोल्यूटेंट को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ रही है, या हम नहीं बोलेंगे कि सिर्फ धुआं बढ़ रहा है, इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है। वो क्या है, ठीक है ना। इसका सबसे पहला जो रीजन है वो है मिट्टी का कटाव और रेगिस्तान का बनना। ना आप देखते हैं कि हमारे पास मिट्टी का कटाव यानी ये होता है कि एक रास्ता बन रहा है तो पहाड़ को तोड़ा जाता है, ठीक है, और बड़े बड़े पाइपलाइन करना है तो गड्ढे किए जाते हैं, या इस तरह के बहुत सारे जहां पर मिट्टी को क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है और फिर उस जगह पे क्या किया जाता है, वहां पर जो पौधे वगैरह है उनकी भी कटाई वगैरह होती है। तो उसकी यहाँ बात हो रही है। तो जमीन की जो जरखेज बालाई सतह है जो सदियों में बन पाती है, यानी जो हमने लास्ट टाइम बात किए थे स्ट्रेटोस्फेयर जो होते हैं ना, तो हमने जिस तरह से स्ट्रेटोस्फेयर की बात की थी बालाई, वैसे ही जमीन की जो सबसे नीची सतह है उसकी यह बात हो रही है जो कई सारे, और हमने ये देखा कि कई सदियों में कैसा बनती है। तो हमने कहा कि किसी जमाने में झील होती है ना, यूट्रोफिकेशन का जो हमने पढ़ा था। लेकिन इंसानी मदाखलत की वजह से क्या होता है, ज्यादा पैदावार लेना, कि हम क्या करें, जिस जमीन है उस जमीन की जो जरखेज है जितना वो पैदावार दे सकती है उससे ज्यादा हम पैदावार हासिल कर रहे हैं। फिर हम ये करते हैं कि बगैर रोक टोक के जानवरों को वहां पर क्या करते हैं, चराते हैं। यानी जो जमीन है जहां पर बहुत सारे जंगलात वगैरह है वहां पर हम क्या कर रहे हैं, जानवरों को। तो उससे क्या होगा, जानवर वहां पर क्या करेंगे, जब वहां के फल पौधों को खाएंगे तो फिर वो जमीन आगे दोबारा क्या हो जाएगी, रेगिस्तान जैसी, बंजर जैसी हो जाएगी। फिर इसी तरह से जंगलात का काटना सिंचाई के गलत तरीकों की वजह से बआसानी क्या होती है, खत्म की जा सकती है। तो जो भी मिट्टी है और जो उसका कटाव है या उसकी जो जरखेजी है उसके खत्म होने का जो बड़ा रीजन है वो सारे रीजन है। तो ये सारे रीजन पोल्यूटेंट की वजह से तो नहीं है, ये सारे रीजन इंसानों के अपने इम्प्रॉपर मैनेजमेंट की वजह से। ना जब वसी बंजर इलाके फैलते हैं, यानी ऐसे इलाके जहां पर कोई झाड़ या फल पौधे नहीं है, तो एक दूसरे से मुंसलिक होते जाते हैं, तो रेगिस्तान वजूद में आता है। रेगिस्तान वजूद में, रेगिस्तान का मतलब हम ये लेते हैं कि ऐसा जगह जहां पर सिर्फ दूर दूर तक आपको क्या दिखाई दे रही है, मिट्टी दिखाई दे रही है, वहां पर कोई पौधे आपको दिखाई नहीं दे रहे और वहां पर कोई जानवर वहां पर आपको दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि वहां पर रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है, खाने के लिए कोई चीज अवेलेबल नहीं, पीने के लिए कोई चीज अवेलेबल नहीं है। इस तरह से जब हम किसी जंगल को काटते हैं या किसी ऐसी जगह को तोड़ना शुरू करते हैं तो उसकी वजह से ये होता है कि वहां पर पौधे खत्म होते हैं, जानवर खत्म होते हैं और उसकी शक्ल भी रेगिस्तान जैसी हो जाती है जहां पर कोई वजूद बाकी नहीं रहेगा। तो एक तो वो है जो नेचुरली बना हुआ रेगिस्तान है, दूसरा वो है जो इंसानों की अपनी इम्प्रॉपर मैनेज या सही तरीके से उन चीजों के यूटिलाइजेशन या उनके इस्तेमाल को ना करने की वजह से बनता है। फिर बैनुल अक़वामी सतह पर इस बात को तस्लीम कर लिया गया है कि शहरी इलाकों की जो रकबे है उसमें इजाफा हो रहा है और उस इजाफे की वजह से क्या हो रहा है, रेगिस्तान वजूद में आना शुरू हो गया, जो कि आजकल अहम मसला बना हुआ है। और आप देखिए कि जिस तरह से हमारे पास सिटीज के रकबे में इजाफा हो रहा है तो वैसे वैसे जंगल कटते जा रहे हैं।
और जब सिटीज बनती है तो वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तामीर होती है। तो ये बिल्डिंगें ऐसी है जैसे कि रेगिस्तान है, बस ये है कि रेगिस्तान में मिट्टी फैली होती है और यहाँ पर मिट्टी को बहुत जबरदस्त अंदाज में आपने है तो तामीर करके रखा हुआ है, जो कि उसी की दूसरी शक्ल है। ना पानी का ठहरना, अब एक और इम्प्रॉपर मैनेजमेंट है, और वो क्या है, वो है पानी का ठहरना, और दूसरा है मिट्टी की नमकियात। ना पानी के अगर हमारे पास मुनासिब निकासी यानी निकलने का निजाम नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, बगैर सिंचाई करने से मिट्टी में पानी इकट्ठा हो जाता है, यानी क्या होगा कि उस जगह पे वो पानी जमा होना शुरू होगा और फिर वो क्या करेगा, फसलों पर बुरे असरात मुरतब होने लगेंगे। इसके अलावा क्या होता है, पानी ठहरने से क्या होता है, नमकियात जो होती है वो मिट्टी की बालाई सतह पर आकर क्या होना शुरू हो जाती है, जमा हो जाती है। अब ये नमकियात या ये सॉल्ट जमा होने से होता क्या है, तो ये नमकियात की जो पतली परत होती है ये जमीन की सतह पर जमने की वजह से क्या होता है, पौधों की जो जड़ें होती है उस पर जाके वो जमा होने लगती है। जैसा हमारे घर में आप लोगों ने तजुर्बा किया होगा, अक्सर जिनके घरों में बोर का पानी इस्तेमाल होता है तो आपने देखा होगा कि हमारे घरों के बर्तनों पे या हमारे घर के जो नल है, टुट्टियां हैं, उनके ऊपर एक परत चढ़ जाती है सॉल्ट की, नमक की। तो सेम इसी तरह से यहाँ पर है, नतीजे में क्या होगा कि वो बहुत सारी चीजों को अब एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो नमकियात की मिकदार में इजाफा क्या करता है, फसलों की नमो का दुश्मन बन जाता है और ज़राअत के लिए क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो नतीजे में ये होगा कि वो जो परत है उस परत की वजह से अब ये है कि उस जड़ की जो ग्रोथ है वो रुक गई, क्योंकि आपने देखा होगा कि वो जो सॉल्ट की लेयर बनती है वो बहुत हार्ड रहती है। अब जड़ तो आगे बढ़ नहीं पाएगी, इस तरह से उसकी ग्रोथ रुक जाएंगी ना। इसी तरह से पानी का ठहरना और जमीन की जो नमकीनपन है वो चंद मुश्किलात है जो सब्ज इनकलाब के पीछे पीछे है। यानी जैसा जैसा सब्ज इनकलाब आया वैसा वैसा ये भी इश्यूज बनता चला गया कि हमारे पास जो जमीन है उसमें पानी ठहरने लग गया और उसकी वजह से नमकीनपन में क्या होता गया, इजाफा भी होता गया, जो कि आगे चल के प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या है, मुश्किलात पैदा करता है और उसकी ग्रोथ को रोक देता है। ठीक बात समझ में आ रही है बच्चों? नाउ अब एक और जो इम्प्रॉपर मैनेजमेंट है वो जंगलात की कटाई से मुतालिक है। किससे मुतालिक है, जंगलात की कटाई। क्या होता है जिसको हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन, जंगलात की कटाई। जंगलात का अगर बेजा इस्तेमाल किया जाए, यानी बेजा अगर उनकी क्या किया जाए, कटाई की जाए, तो क्या होगा, जो जंगलाती इलाके हैं वो धीरे धीरे क्या बनते चले जाएंगे, गैर जंगलाती, और इस तरह से क्या होगा, गैर जंगलाती इलाकों में इजाफा होता चला जाएगा। या फिर जिस तरह से अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला कि रेगिस्तानी इलाकों में क्या होता जाएगा, इजाफा। एक तखमीने के हिसाब से या एक कैलकुलेशन के मुताबिक हमारे पास ट्रॉपिक्स में तकरीबन 40% जंगलात खत्म हो चुके हैं। यानी जो ट्रॉपिकल एरिया है, हम कहते हैं कि हमारे पास अलग अलग रीजन है जमीन के ऊपर, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, पोलार। तो जो ट्रॉपिकल रीजन है वहां पर जो मौसम होता है वो 3 तरह का होता है। नतीजे में वहां पर वाटर की लेवल भी ज्यादा रहती है, तो उसकी वजह से वहाँ जंगलात में इजाफा भी रहता है, जंगलात बहुत ज्यादा घने भी रहते हैं। तो वो इसलिए यहाँ पर उसको इतना जोर देके बोल रहे हैं कि ऐसे एरिया में तकरीबन 40% जंगलात क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। जबकि सिर्फ मोतदिल इलाकों में, यानी कौन से वाले इलाकों में, टेम्परेट रीजन, जिसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेट रीजन में 1%। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको याद रखना है कि डिफोरेस्टेशन की वजह से ट्रॉपिकल रीजन में कितना नुकसान हुआ और डिफोरेस्टेशन की वजह से टेम्परेट रीजन में कितना नुकसान हुआ। ठीक है ना। जंगलात की कटाई की मौजूदा सूरत हाल, खास तौर पर अगर हम हमारे अपने देश की बात करते हैं, हमारे मुल्क की बात करते हैं, तो हिंदुस्तान में भी बहुत ज्यादा क्या है, तशवीशनाक है। क्यों? क्योंकि 20वीं सदी जब स्टार्ट हुई तो 20वीं सदी की शुरुआत में ही हिंदुस्तान के अंदर जंगलात का जो गिलाफ था वो 30% था। यानी 20वीं सेंचुरी जब स्टार्ट हुई, यानी ये जो 2000 हम रह रहे हैं, आज 2023 चालू है, तो 2000 जब स्टार्ट हुआ तो उसके अंदर 30% थी। अब सदी के आखिर में ये घटकर क्या हो गई, 21।
ہے نا، ہم سوری ہمارا ہم تو 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں، جو 2000 کی بات ہو رہی ہے، تو ہم تو 21ویں صدی میں، تو دیکھیے 20ویں صدی کی بات ہو رہی ہے، 19 کی بات ہو رہی ہے، تو 30% وہ کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، اور اس کے آخر آخر میں وہ کتنا ہو گیا 21، یعنی دیکھیے کتنا پرسنٹ کمی آئی، 9 بھی بولے تو تھوڑا زیادہ ہو جائے گا، 8.46 کے قریب یہاں پر کمی آئی۔ تو اس کو بھی یاد رکھنا، یہ جب بھی نمبر آتے ہیں تو ایگزامینیشن کے حساب سے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ پھر ہندوستان کی جو قومی جنگلاتی پالیسی ہے، یعنی ہم یہ بولیں گے نیشنل فارسٹ پالیسی، 1988 میں اس نے 33% جنگلات کے جو غلاف ہے یا جو پھیلا ہوا پورا میدانی علاقہ ہے اس کے لیے 67% پہاڑی علاقوں کے لیے کیا کیا تھا، مقرر کیا، یعنی جو ہمارا 33% جنگلات کا جو پورا پھیلا ہوا علاقہ ہے، تو میدانی علاقوں کے لیے انہوں نے صرف کتنا فیصدی ڈیسائیڈ کیا تھا، 67% پہاڑی علاقوں کے لیے کیا کیا، مقرر کیا ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی کا رپلائی نہیں ہے یار، سب لوگ یہ سوچ رہے کہ کوئی اور رپلائی کرے گا۔ مست صبح صبح چائے پیجیے، توست سموسے ایٹسٹرا جو بھی کھانا ہے کھاتے جائیے، اور لیکچر پہ دھیان دیجیے۔ نا اب اگر جنگلات کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے اس کی اگر ہم بات کریں، کیا ریزنس ہے جس کی بنیاد پہ جنگلات ختم ہوتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلا جو ریزن ہے وہ انسانی اعمال ہے۔ تو بہت سارے انسانی اعمال اس کام کو انجام دیتے ہیں، یعنی ڈیفورسٹیشن کے لیے ذمہ دار ہے۔ اس کی ایک وجہ جو ہوتی ہے وہ بار بار جو بتاتے ہیں وہ ہے بڑھتی ہوئی ہماری پاپولیشن، بڑھتی ہوئی ہماری آبادی ہے، اور اس آبادی کے لیے ہم کو کیا فراہم کرنا ہے، غذا فراہم کرنا ہے۔ یہ ہم بول سکتے ہیں کہ جو بیسک نیڈس ہے، ہماری جو بنیادی ضرورتیں ہیں، غذا، مکان، ہے نا، اور روٹی، روٹی کپڑا مکان کی جو ہم بات کرتے ہیں، تو اس کے لیے تو جنگلات کو کیا کیا جاتا ہے، زراعتی میدان میں تبدیل کرتے ہیں، یعنی ہم کیا کر رہے ہیں، زراعتی میدان کو بڑے پیمانے پہ کٹ کر رہے ہیں اور اس کو کیا کر رہے ہیں، غذا کے حصول کے لیے سوری جنگلاتی میدان کو ختم کر کے غذا کے حصول کے لیے اس کو زراعتی میدان میں تبدیل کر رہے ہیں۔ پھر درختوں کا دوسری طور پہ لکڑیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، پھر ایندھن کے لیے ان کا استعمال کیا جاتا ہے، پھر جانوروں کی بڑی بڑی چراگاہیں، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا تھا کہ انہانسمنٹ ان فوڈ پروڈکشن میں ہم نے جب بات کیے تھے، تو پاپولیشن میں اضافہ ہو رہا ہے تو پوری غذا کو فراہم کرنا ہے، تو اس کے لیے کیا کرے کہ اینیمل ہسبینڈری ہو رہا ہے، اور اینیمل ہسبینڈری کا ایک پروسیس یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر اینیمل کی دیکھ ریکھ کرنا ہے۔ تب جب اینیمل کی دیکھ ریکھ کرنا ہے تو بہت بڑی جگہ چاہیے، اور اس جگہ کے لیے کیا کیا جاتا ہے، جنگلات کو کاٹا جاتا ہے، اور وہاں پر پھر ڈیری فارم، اینیمل فارم اس طرح سے بنائے جا رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی پھر دیگر مقاصد کے لیے بھی کیا ہو رہا ہے، جنگلات کو کاٹا جاتا ہے۔ تو ایگزامینیشن میں یہ بات پوچھی جاتی ہے کہ انسانوں کے کون سے ایسے کام ہے جس کی وجہ سے، یا کون سے کاموں کے لیے جنگلات کی کٹائی ہو رہی ہے، تو اس میں یاد رکھنا درختوں کی جو ہے وہ لکڑیوں کے لیے، ایندھن کے لیے، جانوروں کی چراگاہ کے لیے، اور اسی طرح سے دیگر نا۔ اور جنگلات کے خاتمے میں ہندوستان کی شمال اور مشرقی ریاستوں میں کاٹو اور جلاؤ ذرات کا طریقہ کار کا بڑا ہاتھ ہے، یعنی جو ہم شمال مشرقی علاقوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان جگہ پہ اس طرح کا مطلب لوگ اس طرح سے کام کرتے تھے کہ وہ کیا کرتے تھے، اپنے گھروں کی ضرورتوں کے لیے کیا کرتے تھے، لکڑیاں یعنی درختوں کو کاٹتے تھے اور ان سے گھر کا چولہا وغیرہ چلا دیتے، جسے عموماً جھوم کاشت بھی کہتے ہیں نا۔ سلیش اینڈ برن زراعت میں کسان جنگل کے درخت کاٹ دیتے ہیں اور پودوں کو کیا کرتے ہیں، جلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک طرح کا مطلب یہ طریقہ کار رہا ہے جس میں لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ پھر راکھ کھاد کے طور پر وہ کیا کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اور اس زمین پر کیا کرتے ہیں، کاشت کرتے ہیں، یا اس کو چراگاہ کی طرح کیا کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ یعنی کچھ شمال مشرقی علاقوں میں تو ایک طرح سے سمجھ لیجیے کہ وہ کوئی رسم ہے جس کے اندر یہ کریں گے کہ لکڑیاں جلائیں گے، اس سے جو کھاد آ رہی ہے، اس سے جو راکھ آ رہی ہے، اس راکھ کو پھر وہ کھاد کے طور پہ استعمال کریں گے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جہاں پر بڑے بڑے پیمانے پر راکھ بنتی ہے، بعد میں اس کو وہ کھاد کے طور پہ، فرٹیلائزر کے طور پہ کھیتوں میں بھیجتے بھی ہیں۔ تو ایک اس کا کہ ان کے پاس اس طرح کا ایک رسم رہی ہے
ठीक है ना। वो काश्त के बाद इस इलाके को कई साल के लिए वो क्या कर देते, छोड़ देते, ताकि कुदरती तौर पर वो दोबारा क्या हो जाए, जरखेज हो जाए। तो इस तरह से, लेकिन इसका बड़ा नुकसान क्या है कि वो एक काम के लिए दूसरा, मतलब एक अच्छे काम के लिए वो दूसरा निगेटिव काम या मनफी काम कर रहे हैं। किसान फिर दूसरी जगहों पर क्या हो जाते हैं, मुंतकिल हो जाते हैं, और इसी अमल को वो क्या करते हैं, बार बार दोहराते रहते हैं। पहले जमाने में जब झूम काश्त बहुत आम होती थी तो काफी बड़ी मुद्दत का वक्फा दिया जाता था, ताकि जमीन काश्त के जो असरात है उससे उबर सके। यानी यहाँ पर पहले जमाने में चूंकि पॉपुलेशन कम थी, लोग कम थे, इजीली सारी जगह अवेलेबल थी, तो लोगों के लिए इतना आसान था कि वो एक जगह से दूसरी जगह रोटेट कर सके। तो जिस जगह को उन्होंने नुकसान पहुंचाया या जहां पर उन्होंने कटाई की फिर काश्त किया, तो उस जगह को वो दोबारा जब जाके यूज करने वाले तो एक बड़ा अरसा गुजर जाता था, तब तक वो उन सारे नुकसान की भरपाई कर चुकी होती थी। लेकिन आज के दौर में ये चीज पॉसिबल नहीं है। फिर आबादी में इजाफे के साथ, है ना, मैंने जो बात पहले बोला, मुतअद्दिद काश्तकारी की वजह से इस वक्फे को उन्होंने क्या कर दिया, खत्म। यानी वो जो ड्यूरेशन वो देते थे जिसकी वजह से दोबारा उस जगह पर पौधे उगा देते, अब वो पॉसिबल नहीं हुआ। नतीजतन जंगलों का क्या हो गया, खात्मा अमल में आया। ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इश्यूज है, ये इस तरह के इश्यूज का हल हम दें, इस तरह के इश्यूज का, मसाइल का हल हम जब देते हैं, तो फिर हम सोसाइटी में पेनिट्रेट करते हैं और सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट में हमारा रोल होता है। मसला ये होता है क्योंकि अब जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है, तो अब हमारा इन्वॉल्वमेंट ये इस तरह के जो सोशल इश्यूज है इससे हम दूर है। इसके मुकाबले में हम धीरे धीरे टेक्नोलॉजी से करीब होते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी में भी इश्यूज नहीं है, वहां पर भी इश्यूज है, लेकिन वो इश्यूज जो है वो वक्ती तौर पे रहते हैं। और ये जो इश्यूज है ये लॉन्ग टर्म है, क्योंकि इनका जो डायरेक्ट रिलेशन है वो हमारी बुनियादी जरूरतों से है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब हम इस तरह की चीजों को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमारा एक एटीट्यूड ये भी होना चाहिए कि हम आगे चल के इन इश्यूज को टेक ओवर करें और इन इश्यूज का हल पेश करें। यानी हम रिसर्च करें, तहकीक करें, इस पे सोचे। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों के अपने घरों में खेत होंगे, तो वो इस तरह के कामों को अप्लाई कर सकते हैं और करना चाहिए। तभी जाके हम सोसाइटी की जरूरतों को क्या कर सकेंगे, समाज की जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। और जब हम समाज की जरूरतों को पूरा करते हैं तो फिर हम वो काम करते हैं जिसमें हमको कहेंगे कि खैर उम्मत, है ना, जो लोगों के लिए फायदेमंद काम करती है ना। एक और चीज है कि जंगलात के खात्मे का नताइज बरामद हो रहे हैं हमारे पास। अब हमको लग रहा है कि यार ये जंगलात की कटाई की वजह से तो बहुत सारे नुकसान हो गए। तो जो इफेक्ट्स अब हमको दिखाई दे रहे हैं उनमें सबसे पहला अहम जो असर है वो कुर्रे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का इजाफा है। कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन में क्या होते जा रहा है, इजाफा होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि दरख्त जो थे वो कार्बन की कसीर मिकदार को अपने बायोमास, यानी अपनी ग्रोथ के लिए, फूड बनाने के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट के लिए ये क्या करते थे, कार्बन को यूज कर लेते थे, कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी वजह से ये होता था कि पहले कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल जो होती थी वो हवा में कम हो जाती थी। तो जंगलात के खात्मे के या जंगलात के खात्मे के बाद ये नहीं रहे, यानी हम ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज नहीं करेंगे। और जैसा हमने परसों भी लेक्चर में देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड का हवा में रहने से होता क्या है, तो जो लाइट रेस सूरज से आ रही है वो जब रिफ्लेक्ट होकर वापस जाने वाली होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। नतीजे में क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ना। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। फिर जंगलात के खात्मा जो होता है वो अनवा के लिए मस्कन, यानी उनके हॉस्टल या उनके घर का काम कर दिए। तो जो जंगलात होते हैं वहां पर बहुत सारे जानदार रहते हैं, बहुत सारी अनवा रहती है। वहाँ शेर भी होता है, गीदड़ भी होता है, खरगोश भी होते हैं, यानी कितने जानदार होते हैं। लेकिन जब आप जंगल की कटाई करते हैं तो वो जो उनका घर था, वो जो उनका मस्कन था, वो बर्बाद हो गया। अब वो क्या करेंगे, वो वहां से माइग्रेशन करेंगे, अलग अलग जगह जाके रहने की कोशिश करेंगे। नतीजे में यह होगा कि उस जगह से कितने जानवर कहाँ कहाँ चले गए। नतीजे में यह होगा कि अब उस एरिया की जो डाइवर्सिटी थी, जो बायोडाइवर्सिटी थी, वो धीरे धीरे क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। उसका प्रॉब्लम क्या होगा, उसका प्रॉब्लम ये होगा कि उस जगह का जो इकोसिस्टम है, यानी जो फूड चेन है, वो पूरी क्या हो गई, डिस्टर्ब। यानी पौधों के ऊपर जो जानवर जिंदा रहते थे, उस जानवर के ऊपर जो दूसरे जानवर जिंदा रहते थे, उस जानवर के ऊपर जो दूसरे जानवर रहते थे, और उन जानवरों के ऊपर जो इंसान जिंदा रहते थे, अब उन सबके खाने के क्या पड़ गए, मसाइल।
ठीक है ना। जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का भी क्या होता है, नुकसान होता है। हाइड्रोलॉजिक दौर में फर्क पड़ता है, मिट्टी कटने लगती है और शदीद हालात में पूरा इलाका रेगिस्तान तक तब्दील हो जाता है। हाइड्रोलॉजिक का मतलब क्या होता है कि बेसिकली ये होता है कि जब बारिश आएगी तो बारिश आने की वजह से ये होगा कि पानी बहुत ज्यादा स्पीड में फ्लो करेगा, बहुत तेजी से बहेगा। हो सकता है कि पानी बहने के बजाय ये हो जाए कि पानी वहां ठहरना भी शुरू कर दे। फिर ये हो सकता है कि जब पानी बहने लगेगा तो उसकी जो स्पीड है, तो जंगलात की वजह से क्या होता है, जिस तरह से ये है कि आप किसी जगह से भाग रहे हैं और बीच बीच में आपके पोल आ गए, यानी बड़े बड़े डंडे लगे हुए या कुछ कुछ चीजें पड़ी हुई है, तो आपकी स्पीड क्या रहेगी, कम पड़ जाएगी। तो वैसे ही पानी का मामला है, जंगलात के पेड़ों के तनों की वजह से पानी की स्पीड क्या होती है, कम होती है। इसकी वजह से फिर नुकसान भी क्या होता है, कम होता है, क्योंकि वो जड़े, वो तने पानी की स्पीड को बार बार क्या कर देते हैं, स्टॉप। यानी आप देख लीजिए समंदर के अंदर जो लाटे आती है वो, और जंगल के आने वाले अंदर जनरेट होने वाली या जंगल के अंदर होने वाली लाटे, उनमें क्या फर्क रहेगा। समंदर के अंदर जो लाटे, जो लहरें उठेंगी, वो उसको रोकने वाला कोई नहीं है, लेकिन जंगलात के अंदर तने रहेंगे। इसकी वजह से कमी, इसकी वजह से नुकसान क्या होते हैं, कम होते हैं। इसलिए हमको कहा जाता है कि जंगलात बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जंगलात नहीं रहेंगे तो पानी की जैसी मिकदार बढ़ेगी तो उसकी स्पीड भी बढ़ेगी। तो इस तरह से बहुत ज्यादा क्या होता है, नुकसान होता है ना। अब इसका हल क्या है, इसका हल है रीफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट में क्या होना चाहिए, रीफॉरेस्टेशन। और आजकल हम इस चीज को बहुत मतलब हमारे पास तो रिफॉरेस्टेशन का मतलब तो इस्लामिक कंसेप्ट है ही नहीं, जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि हमको तो ये बताया गया कि अगर कयामत भी बर्पा हो रही है और आप अगर एक आपके हाथ में एक पौधा है और आप वो जमीन में लगाने वाले थे, इधर कयामत बर्पा है और आप वो लगाए, तो कहा कि वो पौधा लगा दो। यहाँ तक हमारे को तालीमात दी गई, ये हमारी सीख है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम एक पेड़ काटते हैं, दूसरा पेड़ लगाते नहीं। हमको लगता है कि कोई गवर्नमेंट आके बोलेगी या कुछ लोग आकर बोलेंगे तभी जाकर हम शजरकारी करेंगे, तभी जाकर हम कुछ काम करेंगे, हमको फोटो खिंचाना है, दैट टाइम हम वो शजरकारी का काम करेंगे। हालांकि ये हमारे अखलाकी दर्जे का, या हम कहेंगे कि हमारे अखलाक का एक हिस्सा है ये ना। इससे बढ़कर ये हमारा इस्लाम का एक पार्ट है कि हम शजरकारी करें, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को क्या मिलते हैं, फायदा। तो रिफॉरेस्टेशन का कंसेप्ट हमको कई 100 साल पहले दिया हुआ है, ठीक है ना। फ्री फॉरेस्टेशन यानी दोबारा शजरकारी का वो अमल जिसके जरिए क्या होता है, माजी में तबाह किए गए जंगलात को क्या करना होता है, बहाल करना होता है। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, इलाकों में रिफॉरेस्टेशन, यानी वो इलाके जहां पर डिफॉरेस्टेशन हुआ उनमें रिफॉरेस्टेशन कुदरती तौर पे अमल में आ सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, हो सकता है, बट चांसेस या वहां के जो मसाइल है उसकी वजह से किसी भी जगह पे दोबारा रिफॉरेस्टेशन के लिए ये है कि वो जगह को अब छोड़ना पड़ेगा। बट क्या होता है, वहां पर कंस्ट्रक्शन हो जाते हैं, रास्ते बन जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाती है, तो उसकी वजह से अब दोबारा वहां पर रिफॉरेस्टेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो उसके लिए बाज़ाब्तगी के साथ क्या करना पड़ेगा, प्लान। ताहम इस इलाके में पहले वाली मौजूद बायोडाइवर्सिटी का ख्याल रखते हुए शजरकारी के जरिए इस अमल की रफ्तार में क्या किया जा सकता है, इजाफा। यानी हमको अगर दोबारा वहां पर अगर हम ये चाहते हैं कि पहले जैसे जंगलात रहे, तो पहले जैसे जंगलात के लिए हमको फिर क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा। और इस तरह की प्लानिंग करना पड़ेगा कि वहां पर पहले कौन से जानदार रहते थे जिनको हम दोबारा इनवाइट कर सकते हैं, दोबारा हम उनको बुला सकते हैं, तभी जाके फिर वो एक इकोसिस्टम फैलेगा फूलेगा और बाकी रहेगा। ठीक, यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? मंसूर मियाँ, माज, मंसूर मौलाना, माज मौलाना। साजिदा, तेलंगाना में सुबह हो गई क्या, क्या उधर रात है अभी? ठीक है ना। अब ये जंगलात का, डिफॉरेस्टेशन का, इससे रिलेटेड भी एक केस स्टडी, जैसे हमने हवाई, फिर आबी, फिर जो सॉलिड वेस्ट है उसके मामले में केस स्टडी की, हमने उनका मुताला किया कि लोगों ने किस तरह से उनको रोकने की कोशिश की।
लोगों نے कैसा उसका हल पेश किया। अब एक और हल की बात कर रहे हैं हम कि जंगलात के तहफ्फुज के मामले में अवाम की शिरकत क्या रही या अवाम का इन्वॉल्वमेंट कैसा रहा। ठीक है, तो केस स्टडी ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कि जंगलात के तहफ्फुज में किस तरह से लोगों ने या अवाम ने अपना कंट्रीब्यूशन किया। अब इसके लिए एक पुरानी कहानी है, कहानी मतलब एक पुराना वाकया है कि हिंदुस्तान में क्या हुआ कि 1731 में जो जोधपुर है, जो कि कहाँ है, राजस्थान, इत्तेफाक से जोधपुर में मैं भी रहा हूँ, तो राजस्थान का एक राजा थे, उन्होंने क्या किया, एक नया महल बनाना था। तो बनाने के लिए उन्होंने क्या करे, अपने जो वजीर है उससे कहा कि इमारती लकड़ी जमा करने के लिए, यानी वो इमारत बनाने के लिए लकड़ियां जमा करने के लिए उन्होंने कहा। अब वजीर तो बेचारा बादशाह का गुलाम है, अब उसको तो सुनना ही है। तो वजीर और मुलाजिम उन्होंने क्या करे, दरख्त काटे, और दरख्त काटने के लिए गांव के करीब के जंगल में वो चले गए, जहां पर कौन रहते थे, जहां पर बिश्नोई रहते थे, यानी कौम है बिश्नोई कौम, वहां वो रहते थे। तो ये जो बिश्नोई कौम थी, इन्होंने क्या किया, कुदरती माहौलियात के, इनका एक खास बात ये थी कि इनको इस बात का एहसास था कि ये जो झाड़ है इनका इंपॉर्टेंस क्या है। तो उन्होंने क्या किया, अमन पसंदाना तौर पर ये जिंदगी गुजारने के लिए मशहूर थे, यानी जंगलात के साथ या कुदरती तौर पे या नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ रहने के लिए बहुत ज्यादा मशहूर थे। तो उन्होंने क्या किया, राजा के दरख्त के काटने की कोशिश को क्या कर दिया, नाकाम बना दिया, उन्होंने रोक दिया। और इसमें जो सबसे ज्यादा बहादुरी जो दिखाई वो एक बिश्नोई औरत थी, उसका नाम था अमृता देवी। क्या नाम था उनका, अमृता देवी। और उन्होंने बहुत ज्यादा जरूरतमंदा इकदाम किया कि उन्होंने क्या किया, वो दरख्त के साथ जाके चिपक गई और राजा के आदमी के उन्होंने चैलेंज किया ना। चूंकि अब राजा जो था उसका हुक्म था, तो वजीर ने क्या किया, दरख्त को काटने के साथ साथ उसको उन्होंने क्या किया, पहले अमृता देवी को ही उन्होंने कत्ल कर दिया, उनको ही काट दिया। फिर इस बात को ये समझ में आती है कि इस औरत के लिए एक दरख्त की जो जिंदगी की अहमियत थी, उसकी अपनी जिंदगी की अहमियत से क्या थी, बहुत ज्यादा थी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर वो अमृता देवी ने जो रोल प्ले किया, वो ये रोल ये था कि उसको इस बात का अंदाजा था कि ये जंगल, और उसने आज वो एग्जाम्पल पेश की कि, और आज हम देख रहे हैं कि जंगलात की कटाई की वजह से क्या हुआ, क्योंकि आज लोगों की जान पर बनाई है, क्योंकि पूरा इन्वायरमेंट चेंज है, लोग अलग अलग बीमारियों में क्या है, परेशान है, खाने के लिए कमी वाकई हो चुकी है, माहौल पूरी तरह से गंदा होता जा रहा है, हर जगह सुनामी, हर जगह कहीं ना कहीं क्या हो रहे हैं, अब बाढ़ आई हुई है। तो ये सारे रीजन इन जंगलात की वजह से। तो उसमें एक बात और उन्होंने लिखा कि अफसोस इस बात पर है कि राजा के आदमियों ने इसकी एक ना सुनी, और दरख्त के साथ साथ अमृता देवी को भी इन्होंने क्या कर दिया, कट कर दिया। इसकी जो 3 बेटियां थी और दूसरे कई सैकड़ों लोग थे, उन्होंने भी इसकी तखलीद में दरख्त की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जानें क्या कर दी थी, कुर्बान कर दी। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने वहां जरूरतमंदाना इक़दाम किया था। तो तारीख में इस पैमाने की जिम्मेदारी की मिसाल नहीं मिलेगी, यानी उनको उन्होंने कहा कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने बताई कि जंगलात नहीं कट करना चाहिए, नहीं तो उससे क्या नुकसान होगा। तो इसकी मिसाल, जहां माहौल की बेहतरी की खातिर इंसानों ने अपनी क्या की हो, जाने कुर्बान की हो। तो इसकी वजह से ये हुआ कि फिर जो हुकूमत हिंद है, यानी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने हाल ही में देही इलाकों के उन सारे अफराद या कौम जिन्होंने क्या किए, वाइल्ड लाइफ के तहफ्फुज, यानी जंगलात के तहफ्फुज में काम किया, वाइल्ड लाइफ के तहफ्फुज यानी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में जिन लोगों ने काम किया, उनकी इस गैर मामूली जुर्रात और अपने ताल्लुक का मुजाहरा किया हो, उनके लिए अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ तहफ्फुज एक अवार्ड और इनाम का उन्होंने क़याम किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपने याद रखना है। इस वाक़े के ये वाक़या कब हुआ उसको भी याद रखना है, और अवार्ड और वो लेडी का नाम क्या है उसको भी याद रखना है, अमृता देवी। ठीक। नाउ एक और गढ़वाल नाम का हिमालय के अंदर, और ये बार बार आप लोगों ने सुना भी होगा,
کہ وہاں پر جو ہوئی تھی وہ چپکو موومنٹ یعنی چپکو تحریک ہے، اس کے بعد نا آپ نے بھی یہ سنا بھی ہوگا۔ پھر 1974 میں کیا ہوا، جو مقامی خواتین نے انہوں نے کیا کرے تھے، جو درختوں کو کاٹنے کے لیے جو ٹھیکیدار آتے ہیں ان کی کلہاڑی سے بچانے کے لیے وہ خود کیا ہو گئے تھے، درختوں کے پاس چھپک گئے تھے اور انہوں نے بہت داری۔ اب یہ پوری دنیا میں اس کا نام کیا رکھا گیا، چپکو موومنٹ رکھا گیا نا۔ تو یہ دو واقعات آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب ایک اور چیز ہے کہ گورنمنٹ کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم جنگلات کا تحفظ کیسے کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جنگلات کے تحفظ کو اگر ہم کو کرنا ہے تو ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہاں پر جو مقامی قومیں ہیں یا وہاں کے جو عوام ہیں ان کی شرکت ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اسی لیے 1980 میں 1980 میں جو حکومت ہند ہے، جو گورنمنٹ آف انڈیا ہے، انہوں نے کیا کیا، جوائنٹ فارسٹ مینجمنٹ، جوائنٹ فارسٹ مینجمنٹ، جوائنٹ فارسٹ مینجمنٹ GFM کا انہوں نے نظریہ پیش کیا، یا انہوں نے ایک طرح کا آرگنائزیشن بنایا تاکہ جنگلات کے اندر نظم باقی رہے اور ان کا کیا ہو، تحفظ باقی رہے۔ اور یہ نظم اور تحفظ کے لیے کون کام کریں، مقامی قومیں مل کر ساتھ میں کام کریں۔ تو جنگلات کی خدمات کے بارے میں قوموں کو جنگل سے مختلف پیداواروں مثلا پھل، گوند، ربر، ادویات وغیرہ کی شکل میں فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس طرح جنگل کو دائمی طور پر محفوظ بچا، یعنی اگر کسی کو یہ معلوم ہے کہ یار یہ گاڑی میری بہت اہمیت کی ہے تو وہ کیا کرے گا، اس کے لیے جان بھی لگا دے گا۔ کسی کو معلوم ہے کہ یہ جو جگہ ہے میری یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس سے میرے روزی روٹی چلتی ہے، اس سے میں بہت سارے فائدے حاصل کرتا ہوں، تو وہ کبھی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس لیے وہاں کی وہ قوم جو اس جنگل سے فائدہ اٹھاتی ہے وہ زیادہ اس کی اہمیت جانتی ہے کہ اس سے وہ کیا کیا چیزیں حاصل کر رہی ہے، اس جنگل کے ختم ہونے سے ان کو کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں۔ اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ ہم دوسروں کے انوالومنٹ کے بجائے وہیں کے مقامی باشندوں کو لے اور ان کے ذریعے اس جنگلات کے تحفظ کو بھی اور اس کے نظم کو بھی کیا کرے، برقرار رکھے۔ اس لیے پھر یہاں پر جو GFM جوائنٹ فارسٹ مینجمنٹ کا یہاں کیا ہوا، نظریہ پیش کیا گیا۔ ٹھیک ہے نا، یہاں پر ہمارا یہ سبق پورا طرح سے کیا ہوتا ہے، کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے؟ بہت بیسک ہے، اگر آپ ریڈ بھی کریں گے، بٹ اس میں جو سب سے بڑا کام ہے وہ کام کیا ہے، اس میں جتنے ایئرز دیے ہوئے، الگ الگ سالوں کے نام دیے، آپ نے ان کو ایک جگہ لکھنا ہے، پورا ایک چارٹ بنانا ہے، ہوائی سے ریلیٹڈ، پھر آبی سے ریلیٹڈ، پھر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ، پھر جنگلات کی کٹائی، یہ پورا ایک چیپٹر کو آپ نے ایک پیج پر الگ الگ ایئرس میں کیا کیا ہوا، کون سی آرگنائزیشن آئی اور کون سے کیس اسٹڈیز ہوئے، ان کو لکھنا ہے۔ تبھی جا کر آپ کا مطلب، آپ ایسے سمجھ لیجیے کہ یہ اتنا بڑا چیپٹر ہے لیکن اس کے اندر صرف اگر آپ نے گن کر اگر پوائنٹس ڈیزائن کیے تو مشکل سے 25 پوائنٹ آئیں گے جس کو آپ کو اپنے دماغ میں رکھنا ہے۔ یعنی 25 پوائنٹ اگر آپ یاد رکھتے ہیں تو آپ سوچئے کہ ایک کوشچن میں 4 آپشن ہوتے ہیں، کتنے کوشچن بنے گے، 25 کوشچن بنے گے، 25 کوشچن کے اندر 4 آپشن بنے گے، یعنی آپ کے پاس 25 سوالات کے جوابات اگر انوائرمنٹل ایشو سے ہے تو اس کا مطلب آپ 100% ایک سوال جو اس میں سے آتا ہے اس کا آنسر دے سکتے ہیں۔ اور بولتے نہیں آتا، ہو سکتا ہے کہ ایک کی جگہ 2 کوشچن پوچھ لے، اگر 2 کوشچن پوچھ لے تو آپ کا اسکور تو بڑھ گیا۔ ٹھیک ہے، تو اچھے سے تیاری کریے۔ چلیے میں دوبارہ نئی لنک جنریٹ کر رہا ہوں، اس کو جوائن کریے، ہم نیا سبق سٹارٹ کر رہے ہیں ایکو سسٹم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔